आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आज से हम लोग एनसीईआरटी का अध्ययन करेंगे और हम लोग आज जो सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा कि क्या, कब, कहाँ और कैसे। इससे आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये एक इतिहास विषय से संबंधित कोई अध्याय है। ठीक है, तो आज से हम लोग एनसीईआरटी का अध्ययन करेंगे, इतिहास का। तो हम लोग बिना देरी के आज का जो क्लास है उसको हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि आज का जो पहला टॉपिक है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इस विषय में हम लोग जानेंगे कि हमारा जो लोग थे, हमारे जो दादा परदादा थे, वो लोग कहाँ रहते थे, उनका जीवन कैसे था, उन सब के बारे में हम लोग आज का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं एक कहानी दिया गया है। रशीदा ये है, आप लोग पिक्चर देख रहे हैं, रशीदा ये है। तो रशीदा का मन में एक सवाल आता है। ठीक है, और ये मन में सवाल तब आता है कि जब वो एक अखबार पढ़ रही थी और अचानक उस अखबार में उसका निगाह पड़ता है एक सुर्खियों पर, 100 साल पहले। ठीक है, यहाँ पे वो एक पेपर पढ़ रही थी जिस पे एक आर्टिकल था जिसका टॉपिक था 100 साल पहले। तो वो सोचने लगती थी कि यह कैसे जाना जा सकता है कि 100 साल पहले लोग कैसे रहते थे, क्या खाना खाते थे, क्या कपड़ा पहनते थे, उन सब के बारे में वो लोग कैसे जानेंगे। तो इन सब के बारे में उनका मन में ये विचार आता है। ठीक है, तो उसी पे ही आधारित आज का ये टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे, कैसे पता लगाएं। ठीक है, कि हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि अतीत समय में लोग रहते कैसे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यह जानने के लिए कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है। यहाँ पे यही कहा रहा है कि हम लोग कल का जो कल के दिनों में एक सप्ताह पहले क्या हुआ था हम लोग कैसे जान सकते हैं। रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न में न्यूज़ देख सकते हैं, या हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ के अपनी बातों को जान सकते हैं, ये बोला है। ठीक है, और अगर कई साल पुरानी बातों को हम लोगों को जानना है तो वो हम लोग कैसे जानेंगे। तो वो हम जानेंगे ऐसे व्यक्तियों से बात करके जो उस समय रहा होगा या रही होगी, और उन लोगों को ये बात स्मरण रहा होगा, याद रहा होगा, वो लोग ही इन बातों को बता सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों और वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं कि हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन सा खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन सा नाटक देखा करते थे या फिर कौन सा गीत गाते थे। तो ये सारी जानकारी हम लोग अपने अतीत से, हमारे बीते जीवन से हम लोग ये जान पाते हैं। आजकल हम लोग बहुत स्टाइलिश कपड़ा पहनते हैं, लेकिन उस समय लोग कैसे पहनते थे इनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आजकल हम लोग बिल्डिंग्स में रहते हैं, ढलाइया घर में रहते हैं, इमारतों में रहते हैं, लेकिन उस समय लोग किस तरह से रहा करते थे, इन सब की जानकारी हम लोग जान पाते हैं हमारे अतीत के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि उस समय लोग कहाँ रहा करते थे। तो जैसा भी मैंने पिछला जो टॉपिक था कि अतीत से हम लोग क्या जान सकते हैं, तो हम लोग अतीत से ये भी जान सकते हैं कि लोग कहाँ रहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहा है कि मानचित्र 1। ठीक है, यहाँ नर्मदी नदी का पता लगाना है। ठीक है, हम लोग चलो पता लगाएंगे, लेकिन पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कहता है कि कई लाख वर्ष पहले
कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहा करते थे। कौन सा नदी? नर्मदा नदी। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। संग्राहक क्या होता है? जो कलेक्शन करता है, ठीक है। तो उस समय लोग क्या थे? खेती बाड़ी नहीं जानते थे, वो लोग पूर्णतः जंगलों पे डिपेंडेंट थे। जंगल से उन्हें जो प्राप्त होता था उन्हें जमा करते थे और उन्हीं से अपना पेट को भरते थे, खाना खाते थे, ठीक है। तो यहाँ आगे लिखा हुआ है कि वे भोजन के लिए जड़ों, फलों और जंगल में अन्य उत्पादकों का यहीं से संग्रह करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। आखेट मतलब शिकारी करना, शिकार करना, ठीक है। तो इतना हम लोग जान गए। तो चलिए अब हम लोग मानचित्र देखते हैं, ठीक है। तो ये है आपके सामने मानचित्र। आशा करते हैं आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो हम लोगों को क्या ढूंढना है? नर्मदा नदी कहाँ पे है? तो ये है आपका नर्मदा नदी, ठीक है। तो इन्हीं नदियों के किनारे जो नदी जो दिख रहा है, इन्हीं नदियों के किनारे कई लाख साल पहले, है ना, कई लाख वर्ष पहले इस नदी के तट पे लोग रहा करते थे और वे क्या थे? एक कुशल संग्राहक थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आगे भी देखते हैं और यहाँ पे बोल रहा है कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाना है, ठीक है। चलिए हम लोग पता भी लगा लेते हैं। चलिए इतना काफ़ी है। नीचे आपका मानचित्र दिख रहा है, तो आपको क्या पता करना है? सुलेमान और किरथर पहाड़ी, ये रहा, है ना, जो आजकल वर्तमान में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे है, ठीक है। किरथर और सुलेमान पहाड़ी, तो क्या है भाई ये किरथर और सुलेमान पहाड़ी? हम लोगों को जानना भी जरूरी है। तो यहाँ पे ये बताता है कि लगभग 8000 वर्ष पूर्व, है ना, कितना? 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ की जैसे फसलों का उत्पादन यहीं से किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पे कितने वर्ष पहले स्त्री पुरुषों के द्वारा कौन सी फसल का उत्पादन सबसे पहले किया गया? तो क्या होगा? जौ और गेहूं, ठीक है। और किरथर और सुलेमान पहाड़ी से हम लोगों को गेहूं और जौ का फसल का उत्पादन शुरू किया गया था 8000 वर्ष पहले। और वहीं पे उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना भी सीखा। मतलब इसी जगह पे उन्होंने, जो लोग थे वो लोग खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन भी वे शुरू किए, ठीक है। तो आगे बोलता है कि अगला देखेंगे अब गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाना है, ठीक है। गारो और विंध्य पहाड़ी, चलिए पता लगाते। तो ये रहा आपका विंध्य पहाड़ी, ठीक है। और गारो कहाँ पे है आपका? देखिए गारो आपका है, आपका किधर गया? तो आपका यहाँ पे हो गया विंध्य पहाड़ी और ये रहा आपका गारो पहाड़ी, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी देखते हैं कि क्या भाई क्या बात है। तो ये दो जो जगह है वह ऐसा क्षेत्र है जहाँ कृषि का विकास हुआ और सबसे पहले चावल उत्पादन किया गया, ठीक है। जैसा यहाँ पे क्या था? सुलेमान और किरथर में, सुलेमान और किरथर में था गेहूं और जौ का उत्पादन सबसे पहले हुआ। और आपका विंध्य पहाड़ी और गारो में क्या चीज़ का? चावल का उत्पादन शुरू किया गया सबसे पहले, ठीक है। अब आगे बोलता है कि हम लोगों को पता लगाना है, क्या पता लगाना है? सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाना है, ठीक है। तो सिंधु और सहायक नदी कहाँ पे है? ऑब्वियसली आज का वर्तमान के पाकिस्तान में होगा, है ना, ये रहा। तो यहाँ क्या है? सिंधु नदी ये है और इसकी सहायक नदी ये है, झेलम,
चेनाब, रावी, सतलुज। ठीक है, तो ये सब सिंधु का सहायक नदी है। तो ये जो सिंधु का जो सहायक नदी है उसमें ये कहा गया है कि इस नदियों के किनारे, जो नदियों का तट है उस पर लगभग 47 वर्ष पहले इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। ठीक है, सबसे पहले आरंभिक नगर का विकास कहाँ हुआ? तो वो हुआ था आपका सिंधु और उसके सहायक नदियों के किनारे। और गंगा इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष के आसपास हुआ। ठीक है, यहाँ पे आरंभिक नगर कब हुआ? 4700 वर्ष पहले। कहाँ पे हुआ? सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के तट पर हुआ। और उसी के बाद पे नगरों का विकास हुआ आपका गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे, और वो भी कब हुआ? 2500 वर्ष पहले। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि गंगा और इसकी सहायक नदी और सोन का पता लगाओ। ठीक है, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाना है। तो गंगा नदी आपका कहाँ पे हो गया? आपका गंगा नदी हो गया यहाँ, और उसका सहायक नदी सोन का पता लगाना है। तो ये रहा आपका सोन नदी। ठीक है, आपको दिख गया? तो यहाँ पे कहता है कि गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था, जिसको आजकल वर्तमान में बिहार नाम से जाना जाता है। तो आप बिहार का इतिहास पढ़िएगा तो वहाँ पे अधिकतर आपको मगध साम्राज्य के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, वहाँ बिहार जो था उसको उस समय प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, तो उसके बाद आगे बोलता है कि लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उन्हें के लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान में जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे स्थान पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। तो ये जो आपका ये जो पैराग्राफ है इसमें हम लोग यही देख रहे हैं कि लोगों का यात्रा किस तरह से होता था पहले। ठीक है, लोग यात्रा कैसे करते थे, क्यों करते थे, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लोग यात्रा करने का कारण यही रहता था कि यात्रा उन लोगों का जो जोखिम भरा होता था। ठीक है, तो वो लोग यात्रा कभी काम का तलाश में करते थे, कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण करते थे, तो कभी व्यापार के कारण किया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे कभी धार्मिक काम से भी लोग आना जाना किया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये बातों को इस पे देखते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन करता है कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? तो आप लोगों को पता है यात्रा क्यों करते हैं। ट्रैवलिंग के लिए करते हैं, बिजनेस के लिए करते हैं, या फिर किसी रिश्तेदारी निभाने, अपना फैमिली कुछ इवेंट के लिए कुछ करते हैं। बहुत सारा कारण है आजकल ये सब। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे हमारे देश का नाम कैसे पड़ा, क्या पड़ा, उन सब के बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे देश का नाम। हमारे देश का नाम क्या है? तो आप लोग सभी को जानते हैं कि हम लोग आजकल हमारे देश को कभी इंडिया कहते हैं, कभी भारत नाम से हमारे देश का नाम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो लेकिन उस समय जो हमारा जो नाम है, हमारा जो देश को इंग्लिश में इंडिया नाम से जाना जाता है। जो ये इंडिया जो शब्द है वो इंडस शब्द से निकला है। ठीक है, इंडस शब्द जिसे संस्कृत में
सिंधु कहा जाता है। ठीक है, जो हमारा मान ये हमारा भारत का मानचित्र है। ठीक है, तो ये जो आपका इलाका है, तो आपका सिंधु नदी यहीं पे बहता है, जो वर्तमान में पाकिस्तान है। तो ये जो सिंधु सभ्यता जो हम लोग नाम जानते हैं, जो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, तो वो क्या था, सिंधु सभ्यता। क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये जो सभ्यता है उसका विकास आपका इसी नदी के किनारे हुआ था, और इसलिए इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा जाता था। तो इसी के शब्द को ही लेके इस देश का नाम इंडस पड़ा, मतलब इंडिया पड़ा। ठीक है, और इंडिया शब्द का प्रयोग ब्रिटिश के द्वारा भी किया गया था। ठीक है, तो इसमें और जो यूनानी लोग थे, ठीक है, उन्होंने इस शब्द का विशेष उपयोग किया था। इंडस जो है एक यूनानी शब्द है, और यूनानियों और ईरानियों के द्वारा इस देश को इंडिया कह के पुकारा जाने लगा था। ठीक है, और लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इंडोस कहा। ठीक है, मतलब वही इंडोस, ठीक है, इंडोस कहा, और इस नदी के पूर्व के स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा, है ना। जैसा भी मैंने बताया आप लोगों को कि इंडिया शब्द का प्रयोग यूनानियों और ईरानियों के द्वारा किया गया। और भारत नाम का प्रयोग यहाँ पे हम लोग अब देखेंगे, थोड़ा साफ कर लेते हैं। ये भारत नाम का जो प्रयोग है उत्तर पश्चिम रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, और इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक कृति ऋग्वेद, है ना, ये विश्व का सबसे पुराना लिखित क्या कहेंगे इसको, ग्रंथ है। ठीक है, वेद है, सबसे पुराना, लगभग इसका उम्र होता होगा 3500 वर्ष पुराना है। ठीक है, तो इसमें भी इस देश में रहने वाले लोगों को क्या कहा गया है, भरत कहा गया है, और भरत से ही हमारा नाम निकला भारत। ठीक है, ये बातों को आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे अतीत के बारे में कैसे जानेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि लोग कहाँ रहते थे। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कैसे रहते थे। तो अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त होती है, उन्हीं में से एक तरीका है अतीत में लिखी हुई पुस्तक को ढूंढना या पढ़ना। तो ये पुस्तक के हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, पांडुलिपि। तो ये पांडुलिपि होता क्या है भाई? ठीक है, तो ये पांडुलिपि होता है आपका, एक होता है ताड़ के पत्तों को काट कर उसके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता है, तो यही होता है पांडुलिपि। और पांडुलिपि का मतलब होता है हाथ से लिखी हुई, मतलब हाथ से लिखा हुआ है, उसके कारण इसे पांडुलिपि कहा जाता है। ठीक है, और जो ये पांडुलिपि है वो है 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। ठीक है, ताड़ के पत्तों पर, या फिर भुज का पेड़ है एक, जो एक कश्मीर में मिलता है, उसके छाल के द्वारा भी बनाया जाता है ये पांडुलिपि। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहे पांडुलिपि के इंग्लिश में इसको कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट, जो लैटिन शब्द मेन्यू से निकला है। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो मेनू से निकला है, लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है हाथ से निकला हुआ, मतलब हाथ से निकला हुआ, मतलब जो हाथ से लिखा हुआ रहता है उसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पांडुलिपियाँ ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज नामक पेड़ के छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पे लिखा जाता है। तो यही है आपका पांडुलिपि। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग पिक्चर देख रहे होंगे, तो ये है आपका पांडुलिपि, इस तरह का होता है। ठीक है, लेकिन पांडुलिपि को संरक्षित नहीं रखा गया वर्तमान समय में, जिसको कारण जो कई पांडुलिपियां हैं वो कीड़े खा गए, कीड़ों के द्वारा खाकर उन्हें नष्ट कर दिया गया। फिर भी पांडुलिपि आज भी उपलब्ध है कुछ कुछ। ये जो पांडुलिपि है, ठीक है, जो हम लोगों को जो पांडुलिपियां मिली है वो मंदिरों और विहारों से प्राप्त हुई है, और इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों,
राजाओं का जीवन, औषधियों का जीवन और वैज्ञानिक आदि प्रकार की विषयों की चर्चा मिलती है। तो ये जो पांडुलिपि है वो अधिकतर हम लोगों को मंदिर और विहारों से मिला है, ठीक है। और इस पांडुलिपि में आप सबों को धार्मिक से संबंधित वाक्य लिखे मिलेंगे, राजाओं का जीवन लिखा हुआ मिलेगा, औषधि में लिखा हुआ, औषधियों के बारे में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। इन सब बातों पर लिखित विवरण हम लोगों को ये पांडुलिपि देती है, ठीक है। और इनमें से जो ये जो पांडुलिपि है अधिकतर हमें संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, ठीक है, जबकि कुछ कुछ प्राकृत और तमिल भाषा में भी लिखे हुए मिले हैं। लेकिन उस वक्त अधिकतर प्राकृतिक भाषा का प्रयोग लोग किया करते थे, ठीक है। हम अब देखेंगे, इससे पहले देख लिए पांडुलिपि के बारे, अब हम लोग देखेंगे अभिलेख के बारे में, ठीक है। तो अभिलेख के द्वारा भी हम लोगों को अतीत की जानकारी हम लोगों को मिलती है। तो ये जो अतीत है वो क्या है? तो ये जो अतीत है एक ऐसे लेख, पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। तो ये जो लेख है हम लोगों को पत्थर पर या फिर कठोर कुछ धातु हुआ, लोहा हुआ, तांबा हुआ, इन सब पर भी ये हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये जो अभिलेख है उस पर लिखा हुआ क्या रहता है? तो इस पर हम लोगों को शासक अथवा अन्य लोगों को आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके। मतलब जो भी राजा रहता था तो उस समय जो राजा रहते थे वो लोग पत्थरों पे आदेश पत्र उल्लेख करवाते थे, उत्कीर्ण करवाते थे ताकि ये जो जनता है वो देख सके, ठीक है, पढ़ सके और उनका नियम का पालन कर सके, ठीक है। और भी मिलता है कि कुछ अभिलेखों में मिलते हैं कि जिनमें राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि ये जो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन में अभिलेख है, जरूरी नहीं है कि राजा राजाओं के द्वारा ही इसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आम जनता भी इस पे अपने विचारों को, अपने जीवन की बातों को उत्कीर्ण करवाते थे, ठीक है। और हम लोग पांडुलिपि, अभिलेख, इसके अलावा हम लोग अतीत के बारे में हम लोगों को जानकारी कुछ अन्य वस्तुओं से भी हम लोगों को प्राप्त होता है। तो वो वस्तु क्या क्या हो सकता है? पुरातत्वविद ईंटा पत्थर, ठीक है, इमारत हो गया, चित्र हो गया, मूर्तियों का अध्ययन हो गया, वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा आपका जो सिक्का की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई भी करते थे। मतलब स्मारक हो गया, मतलब बहुत सारे चीज़ हैं, इनके द्वारा हम लोगों को इतिहास की जानकारी हम लोगों को मिलती है, ठीक है। तो इन सब बातों से, जैसे ये जो उत्खनन से यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है? एक घड़ा है, ठीक है। तो घड़ा के द्वारा भी हम लोग बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं कि उस वक्त पे लोग घड़ा किस तरह का बनाते थे। और ये पेंटेड, मतलब कलरफुल होता था, इस पे डिज़ाइन बने हुए रहते थे, उनका जो मुख है थोड़ा छोटा होता था। तो इससे हम लोगों को देख के ये पता चल जाता था कि इसमें लोग उस वक्त पे क्या जल को संग्रह करने के लिए इसका उपयोग करते थे, ठीक है। और यहाँ भी जस्ट बगल में हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये एक मुहर है, ठीक है। तो मुहर भी क्यों इस्तेमाल किया जाता था ये भी हम लोगों को जानकारी प्राप्त हो जाती थी, ठीक है। तो ये जो इसके बारे में जो चित्र है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र हैं, ठीक है। ये जो है आपका वो पात्र है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पहले होता था, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये पुराना चांदी का सिक्का है, ये कॉइन है, माफ़ कीजिएगा मैंने तभी मुहर बोला था,
ये कॉइन है, चांदी का कॉइन है, सिक्का है। और इस तरह सिक्कों का प्रयोग जो होता था वो 2500 वर्ष पहले होता था। ठीक है, तो इन सब बातों के द्वारा, इन सब के द्वारा भी हम लोगों को अतीत के बारे में जानकारी हम लोगों को मिल पाती है। ठीक है, तो आज का यहीं पे सेशन को, आज का ये जो टॉपिक है, कब, क्या, कहाँ और कैसे, इनकी बारे में जो अध्ययन किए, उन सब बातों को यहीं पे हम लोग आज समाप्त करते हैं। अगला अध्याय नंबर 2 रहेगा, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये जो NCERT का समरी जो था आप लोगों को अगर पसंद आता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए इसको मैं कंटिन्यू करूं या ना करूं, ताकि मैं और अच्छी तरह से वीडियो को आपके समक्ष लाने का प्रयास कर पाऊँ। ठीक है, तो आज के सेशन को ये पे समाप्त करते हैं। आप लोग अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान दीजिए। और जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक आप लोग अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।